नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की क्लास हमारी होने वाली है BPAG 171 पर, जो है आपदा प्रबंधन के बारे में। इसमें हम आपदा प्रबंधन से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर पाएंगे हम उतनी चीज़ों को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है इसमें वो है सीधे सीधे आपदा के ऊपर। आपदा क्या होती है? आपदा क्या होती है? एक ऐसी घटना होती है जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है लोगों को। और इससे केवल जान माल का नुकसान ही नहीं होता, और भी कई तरह के नुकसान होते हैं जो कि इसमें हम आगे जानने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी क्षेत्र के लोग अपनी सामान्य जीवन शैली को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर सामान्य जीवन शैली बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ये आपदाएं कैसी कैसी हो सकती हैं? या तो प्राकृतिक हो सकती हैं या फिर मानव निर्मित भी ये हो सकती हैं। दो तरह की हमारी मुख्य तौर पर ये देखने को मिलती हैं, तीसरा कोई प्रकार इनमें नहीं होता है। पहली आती है हमारी प्राकृतिक आपदाएं। उसमें कौन कौन सी होती है? भूकंप होती है। पहली चीज़ होती है भूकंप। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर की जो परतें होती हैं, वो इसमें कंपन होता है। उनके अंदर विभिन्न कारणों से होता है, वो मूव करती रहती हैं हमेशा। उनके कारण उसमें विभिन्न कारणों से कंपन होता है, जो कि ऊपरी सतह तक, ऊपरी सतह यानी भूपर्पटी जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ तक फील किया जाता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हम लोगों के द्वारा भी फील किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है सुनामी। सुनामी क्या होती है? सुनामी एक तरह से बहुत बड़ी लहरें होती है समुद्र में। आप लोगों ने अगर कभी समुद्र देखा हो, आप लोगों ने कभी गए हो किसी बीच पर या समुद्री एरिया में, वहाँ पर क्या देखा होगा आपने, जो बीच पर होती हैं काफ़ी सारी लहरें आती रहती हैं। वो हवा के कारण पानी बार बार बाहर की तरफ आता रहता है और फिर वो वापस लौटता रहता है। इसमें क्या होता है, ऐसे में जब ये लहरें किसी कारणवश बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी से मेरा मतलब है कम से कम 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 100 फीट तक भी देखी गई हैं। ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं। जब इतनी बड़ी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती हैं आगे की तरफ, तटीय क्षेत्र की तरफ, और शहरों में भी घुस जाती हैं, पानी समुद्र का लेकर शहरों में घुस जाती हैं, वहाँ सारे में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है बहुत बुरे तरीके से। उस चीज़ को हम लोग सुनामी कहते हैं। और ये होती किन कारणों से है? समुद्र के अंदर भूकंप आने से या समुद्र के आसपास के क्षेत्र में भूकंप आने से उसकी जो तरंगें होती हैं वो समुद्र तक भी जाती हैं और वहीं से वो लहरें धीरे धीरे उठनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा कारण इनका होता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक तरह से तरंग सी फैलती है। उन तरंगों के कारण भी कई बार क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें सुनामी देखने को मिल सकती है। और ज्वालामुखी के कारण केवल एटमॉस्फेयर में तरंग नहीं फैलती है, वातावरण में तरंगें नहीं फैलती हैं इधर उधर। वहाँ पर क्या होता है, ज़मीन में भी कंपन महसूस किया जाता है, छोटे मोटे भूकंपों का कारण बनता है ज्वालामुखी। तो उस कारण भी यहाँ पर हमें सुनामी की विशाल लहरें उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है चक्रवात। चक्रवात कहाँ पर होते हैं भाई? समुद्र में उत्पन्न होने वाली तेज हवाएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। वो जब तेज हवाएं एक साथ ऐसे घूमने लगती हैं और एक बहुत ज़्यादा तेज गति में वो मूव करने लगती हैं या विचलन करने लगती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है बाढ़। बाढ़ कई प्रकार की होती है। बारिश ज़्यादा आ जाए, नदी का स्तर बढ़ जाए, उसको बाढ़ कहते हैं। कहीं से बांध से पानी ज़्यादा छोड़ दिया जाए, तो कहीं पर जहाँ पर पानी कम था पहले, नदी का एक लेवल होता है पानी को कंटेन करके रखने का, उस लेवल से आगे पानी बढ़ जाए, उसको बाढ़ कहते हैं। कहीं पर तटबंध वगैरह बनाए हुए होते हैं, वो टूट जाए, उसके कारण पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए, उसको बाढ़ कहते हैं। तो ये चीज़ें बाढ़ का कारण बनती हैं। दूसरा आता है सूखा। लंबे समय तक बारिश नहीं होना या किसी क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, बारिश के ना होने के कारण ही ऑफकोर्स उसको हम सूखा कहते हैं। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं हम, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली पढ़ते हैं ज्वालामुखी से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। लावा निकलता है जो कि ज़मीन पर फैल जाता है। राख निकलती है जो एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और धीरे धीरे ज़मीन पर आकर बैठ जाती है, ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लेती है। बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं। आसपास का एरिया कई बार इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इन गैसों के कारण कि वहाँ पर कोई सांस भी नहीं ले पाता। तो ये सारी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अब आती हैं मानव निर्मित आपदाएं। दूसरे नंबर पर मानव निर्मित आपदाएं। पहली होती हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं।
इसमें क्या होता है औद्योगिक दुर्घटनाओं में, फैक्ट्रियों या प्लांटों में जो होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं। आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, 1984 में जो हुई थी भोपाल में। उसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनी है, आई थिंक रेलवे मैन के नाम से कुछ सीरीज़ बनी है। उसमें आप देखोगे, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये मानव निर्मित आपदाएं जो फैक्ट्रियों आदियों में होती हैं, औद्योगिक घटनाएं जिनको नाम दिया जाता है, वो किस तरह से खतरनाक हो सकती हैं। वहाँ पर क्या हुआ था भोपाल में, रात में लोग सो रहे थे, कुछ लोगों के घर में उसमें दिखाया फंक्शन था, कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, जो लेट नाइट शिफ्ट में इन्वॉल्व थे वो लोग अपना नाइट शिफ्ट कर रहे थे। एकदम से गैस धीरे धीरे फैलनी शुरू होती है आसपास के एरिया में। जो लोग जगे हुए थे उनको तो एक पल को एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ हवा में है, जहरीला है, जिससे हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। पर जो लोग सो रहे थे बेचारे, कई हजार लोग तो वहाँ पर नींद में ही चल बसे, उनको ये ही नहीं पता चला कि हमारी मृत्यु हुई है या किस वजह से हुई है। मरने के बाद उन्हें कुछ पता चला हो तो चला हो, मरने से पहले उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। नेक्स्ट आती है परमाणु घटनाएं। यहाँ पर क्या होते हैं, परमाणु संयंत्र हम लोगों ने लगाए हुए हैं, हम लोगों ने मतलब हम इंसानों ने, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए लगाए हुए होते हैं। उससे विभिन्न प्रकार की हम लोग एनर्जी बनाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख प्रकार की एनर्जी जो है लाइट है, जिसके कारण आप लोगों ने फ़ोन चार्ज किया होगा अपना, जिसमें आप लोग क्लास देख रहे होंगे, लैपटॉप वगैरह में आप लोग क्लास देख रहे होंगे, वो सब लाइट से ही चार्ज होते हैं, वो बनाई जाती है। नेक्स्ट आती है तीसरे नंबर पर आग। ज़्यादातर कहाँ लगती है, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में जंगलों में लगी हुई, जंगलों में लगती हुई देखी जाती है। खास तौर पर उत्तराखंड में हर दूसरे साल का ये काम हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों में हर दूसरे साल पहाड़ों पर आग लगती है और बहुत भयंकर आग लगती है। हर दूसरे तीसरे साल हमें न्यूज़ में ये बताया जाता है कि ये आग पिछले कई सालों में ऐसी आग नहीं लगी है जैसी इस साल लगी है, और फिर अगले साल जो आग लगती है उसके बारे में भी ऐसे ही बताया जाता है, पिछले कई सालों में नहीं लगी है। मतलब हर साल आग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। रासायनिक दुर्घटनाएं होती हैं, सेम चीज़, भोपाल गैस त्रासदी को आप लोग काउंट कर सकते हो इसमें। यहाँ पर इसमें एक और चीज़ होती है, विस्फोट आदि से जो गैसेस निकलती हैं। कई बार केमिकल वेपन्स भी, कुछ खतरनाक प्रकार के केमिकल वेपन्स यूज़ कर लिए जाते हैं, हालांकि उन पर अब प्रतिबंध है, पर फिर भी कहीं कहीं यूज़ कर लिए जाते हैं कुछ आतंकवादी समूहों द्वारा। नेक्स्ट, यातायात से रिलेटेड दुर्घटनाएं। सड़क पर चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। रेलवे में आप लोग सुनते ही रहते हो आए दिन, रेल पलट गई, कहीं पे दो रेल टकरा गई आपस में। हवाई यात्रा में कई बार हमें सुनने को मिलता है, हालांकि हवाई यात्रा सबसे सेफ यात्रा मानी जाती है। बहुत कम घटनाएं इसमें ऐसी होती हैं जिनको हम दुर्घटना कह पाते हैं। इसमें बहुत कम लोगों की जान माल का नुकसान होता है, बट फिर भी इसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं हवाई यातायात में, हवाई जहाज़ अगर ऊपर उड़ रहा है 10,000 मीटर पर, 5,000 मीटर पर अगर हवाई जहाज़ उड़ रहा है, अगर वहाँ कोई दुर्घटना होती है तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए इनको दुर्घटनाओं में या कहें कि आपदाओं में काउंट किया जाता है। अब आता है आपदा के प्रभाव। प्रभाव क्या होते हैं भाई, जान चली जाती है लोगों की संपत्ति का नुकसान होता है। आपदाएं आएंगी, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, घर वर टूट जाते हैं लोगों के, सड़कें आदियों का नुकसान हो जाता है, सड़कें आदि टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, बांध टूट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आर्थिक नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है हमें। आपदाएं आर्थिक नुकसान भी पहुंचाती हैं, हालांकि ये दोनों मिले जुले से लगते हैं पर थोड़े से अलग होते हैं। अर्थव्यवस्था को बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। कैसे, वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में प्रॉपर तरीके से जानेंगे, इसलिए अभी मैं यहाँ पर इनको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ते हैं भाई, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोगों के जिसके घर टूट जाता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर पड़ने लगता है, मानसिक प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा होने लगता है। उनको कई बार जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ से हटकर कहीं दूसरी जगह पर रहने जाना पड़ता है, उनको विस्थापित कर दिया जाता है मजबूरीवश। तो ऐसी कई सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। किस तरह के भाई, कहीं पर बाढ़ आई, वहाँ का इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है वहाँ की जैव विविधता भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाए। बहुत सारी जैव विविधता वहाँ पर पहले कितनी ज़्यादा थी, अब उसकी आधी भी नहीं रह गई, खत्म हो गए वहाँ पे काफ़ी सारे जीव। तो इस तरह के हमें वहाँ पर पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। पोल्यूशन वगैरह फैल जाता है आपदाओं से, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन में राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका क्या क्या होती है।
उसको जान लेते हैं भाई। पहली बात तो आपदा प्रबंधन होता क्या है, आपदाओं के बारे में हमने जान लिया। आपदा प्रबंधन मतलब आपदा के आने के बाद के काम जो लोगों को पुनर्वास के लिए किए जाते हैं लोगों के, और आपदा से आने से पहले की तैयारियां जो होती हैं जिससे आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके, न्यून किया जा सके, वो सारे काम क्या आते हैं हमारे आपदा प्रबंधन में काउंट होते हैं। अब आते हैं केंद्र सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार की भूमिका क्या क्या होती है भाई? नीतियों का निर्माण करना, योजनाएं बनाना। योजना कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार का मतलब प्रधानमंत्री या उनके मंत्री नहीं होता, उन्होंने बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, प्राधिकरण बनाए हुए हैं, जैसे कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये किसके अंतर्गत बनाई गई है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर एक और क्लास मिल जाएगी जो कि मैम के द्वारा ली गई है, उसमें आपको NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है वित्तीय सहायता। सरकारें क्या करती हैं? केंद्र सरकार खास तौर पे अगर उनकी बात की जाए तो जिस भी राज्य में या जिस भी जगह पर प्राकृतिक आपदा आई होती है वहाँ पर लोगों के पुनर्वास के लिए, लोगों की पुनर्स्थापना के लिए वहाँ पर क्या होता है? आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। उनको कुछ पैसे वैसे की सहायता की जाती है, और भी जो सहायता चाहिए होती है वो दी जाती है। तकनीकी सहायता वहाँ पर दी जाती है, तकनीकी विशेषज्ञ भेजे जाते हैं। जैसे कहीं पर बाढ़ आई है, बाढ़ के ऊपर जिन लोगों ने पूरी रिसर्च की हुई है, जो बाढ़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पर भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वहाँ पर तेज़ी से पुनर्वास का काम चल सके। समन्वय करना भाई, मान लीजिए कहीं पर चक्रवात आया किसी तटीय क्षेत्र में। अब चक्रवात ऐसा तो है नहीं उसे कोई टोल टैक्स लगेगा तो दूसरे क्षेत्र में जाएगा नहीं, दूसरे राज्य में जाएगा नहीं। तो वहाँ पर ऐसे में क्या होता है, 2-3 राज्यों को जब कोई चक्रवात हो गया या भूकंप हो गया या कोई बाढ़ हो गई या कोई और प्राकृतिक आपदा हो गई, जब वो 2-3 राज्यों को प्रभावित करती है तो सारे उन दोनों तीनों राज्यों में लोग प्रभावित हुए हैं। हर जगह वहाँ पर पुनर्स्थापना की ज़रूरत है, पुनर्वास की ज़रूरत है लोगों के। तो ऐसे में क्या करती है केंद्र सरकार? उन राज्य सरकारों के बीच में समन्वय बनाने का काम करती है, और जो अपनी केंद्रीय लेवल की जो एजेंसियां होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, प्राधिकरण होते हैं, उनके और उन सरकारों के, उन राज्य सरकारों के बीच में समन्वय बनाने का काम करती है, ताकि काम लोगों की पुनर्स्थापना, पुनर्वास का काम तेज़ी से किया जा सके। नेक्स्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब कई बार आपदाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं और कुछ ऐसे देशों में आ जाती हैं जो देश पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास इतनी धन संपदा नहीं है कि वो अपने लोगों का फिर से पुनर्वास करा सकें या फिर से उन लोगों को पुनर्स्थापित कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कुछ मदद आती हैं। इसके भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में ध्यान डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है भाई। राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी? राज्य के स्तर पर योजनाएं बनाना, स्थानीय प्रशासन को सूचित करना, उनके साथ मिलकर पुनर्वास के काम जल्दी से करना, लोगों को जल्दी से पुनर्वास स्थापित करवाना, स्रोतों का प्रबंधन करना। ठीक है, स्रोतों का प्रबंधन कैसे? यहाँ पर आर्थिक स्रोत भी होते हैं, तकनीकी स्रोत भी होते हैं, और भी जिस भी तरह के जो भी स्रोत हो सकते हैं उन सब का प्रबंधन करना, ताकि बेटर तरीके से उनका यूज़ किया जा सके। और मेन मोटिव क्या होता है आपदा के बाद? मेन मोटिव और सबसे बड़ा मोटिव जो होता है, सबसे बड़ा कार्य या उद्देश्य जो होता है वो होता है लोगों को पुनर्वास कराना। मतलब लोग जिनके घर बार टूट गए हैं, जिनकी बुनियादी सुविधाओं से जो लोग वंचित हो गए हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किसी भी तरह की आपदा के कारण, उनका पुनर्वास कराना, उनको दोबारा से घर बना के देना या उनके घर के लिए उन्हें कुछ रिसोर्सेज देना, उनके रहने की तब तक व्यवस्था करना, और उनके जो रोजगार वगैरह उजड़ गए हैं उन सब की व्यवस्था करके उनको देना, ताकि वो पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट चीज़ आती है राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना। केंद्र सरकार बहुत सारे काम करती है, ऐसा नहीं है कि केंद्र में अलग सरकार है और मान लीजिए आपका कहीं किसी और राज्य में अलग सरकार है। मतलब अलग सरकार मतलब अलग पार्टी की सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उस राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आएगी या मानव निर्मित कोई आपदा आएगी तो केंद्र सरकार उसकी मदद नहीं करेगी। केंद्र सरकार को वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सरकार की मदद, राज्य सरकार की मदद नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने उनको वोट देकर केंद्र में भेजा है। तो ऐसे में क्या होता है,
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उनके लोगों के द्वारा चुनी गई है, तो लोगों के लिए दोनों को काम करना पड़ता है, ऐसे में दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है दोनों सरकारों की साझी जिम्मेदारी क्या होती है भाई। साझी जिम्मेदारी क्या होगी, अपने अपने लेवल पे तो ये सब काम कर लिए, राज्य सरकार ने ये कर लिया, केंद्र सरकार के काम हमने पिछले पेज पर देख लिए। दोनों की साझी जिम्मेदारी क्या क्या होगी भाई, जागरूकता अभियान चलाना, लोगों को जागरूक करना आपदाओं के बारे में कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो इस क्षेत्र में ये आपदाएं आ सकती हैं और इन आपदाओं से बचने के तरीके क्या होते हैं, पहले से क्या तैयारियां की जा सकती हैं, और जब आपदा आ जाए तब क्या क्या तैयारियां की जा सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाना, किसके बीच में, यहाँ पर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना उनका काम होता है। ये काम केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, करती भी हैं, राज्य सरकार को भी करना चाहिए, वो भी करती हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षा और प्रशिक्षण, मतलब लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि आपदा प्रबंधन के काम में लोग अथॉरिटीज़ की मदद कर सकें, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद कर सकें, ताकि और ये मदद करने की बात क्यों हो रही है, ताकि काम को बेटर तरीके से, बेटर एफिशिएंट वे में किया जा सके। एफिशिएंट वे में मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको किया जा सके, जल्दी से जल्दी काम को पूरा किया जा सके। बुनियादी ढांचे का विकास करना, बुनियादी ढांचा विकास करना मतलब क्या क्या होता है बुनियादी ढांचा भाई। सबसे पहले तो जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं उनके रहने की व्यवस्था की जाए, उनको खाना पानी की व्यवस्था की जाए, उनके खाने पानी की व्यवस्था की जाए, उनके रहने की व्यवस्था हो गई, खान पान की व्यवस्था हो गई, बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके स्कूल की व्यवस्था की जाए, जो घर के बड़े लोग हैं जिनकी नौकरी पेशा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिनके अपने छोटे मोटे बिजनेसेस थे वो उजड़ गए हैं, उनके व्यवसाय की व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग कुछ खाना कमाना अपना स्टार्ट कर सकें, पुनर्वास जीवन को पहले की तरह स्थापित कर सकें। चौथे नंबर पर आता है पुनर्वास और पुनर्निर्माण। अब वही चीज़ें हैं ये पुनर्वास और पुनर्निर्माण, किन किन चीज़ों का पुनर्निर्माण किया जाता है। सबसे पहले सड़क आदि व्यवस्था की जाती है, सड़क वड़क की व्यवस्था की जाती है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके, जो भी सहायता के लिए जो भी चीज़ें पहुंचाई जानी है वो इजीली पहुंचाई जा सकें। हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की जाती है, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, टेम्परेरी कैंप बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स के कैंप बनाए जाते हैं जहाँ पर लोगों का इलाज हो सके, टेम्परेरी रेजिडेंशियल कैंप बनाए जाते हैं जिसमें लोग रह सकें, जिसमें लोग अपना जीवन स्टार्ट कर सकें उसमें रहते हुए, और एक तरफ उनके घर बार बनाए जा रहे होते हैं जिनमें उन लोगों को फिर से पुनर्स्थापित किया जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं भाई। सबसे पहली चुनौती जो इंडिया में आती है, वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है हमेशा हर चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ आती है अनुभव की कमी रहती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास काम करने वाले लोग ही कम हैं, तो इसलिए अनुभव भी हमारे पास कम होता है, और जो अनुभवी लोग हैं उनको हम ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं कई बार। क्यों, क्योंकि जो जवान लोग अथॉरिटीज़ में काम कर रहे हैं, प्राधिकरणों में काम कर रहे हैं, कई बार उनकी ईगोज़ बीच में आ जाती हैं, और कई बार सरकार के पास पहले ही संसाधन की कमी है, तो जो अनुभवी व्यक्ति को लाएंगे उसको जब इतना अनुभव है तो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोई काम ज़्यादा लोग करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनकी फ़ीस इतनी होती है, उनको लाएंगे तो जो पहले ही संसाधनों की कमी है वो और ज़्यादा वहाँ पर गहराती हुई दिखाई देगी। समन्वय की कमी देखी जाती है केंद्र और राज्य सरकारों में, और जो स्थानीय प्रशासन होता है उसके साथ फिर समन्वय की कमी देखी जाती है। केंद्रीय अथॉरिटीज़ और जो स्थानीय प्रशासन होता है वो इनके अंडर में होता है। केंद्रीय अथॉरिटीज़ जो होती है, केंद्रीय प्राधिकरण, वो केंद्र सरकार के अंडर में होती हैं। इन दोनों के बीच में समन्वय की कमी देखी जाती है। भुगतना किसको पड़ता है, भुगतना आम आदमी को पड़ता है जो आपदाओं के कारण प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट, लोगों में जागरूकता का अभाव है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। वहाँ पर लोग, क्या आपको लगता है कि सारे लोगों को पता होगा बाढ़ के आने से पहले के मेजर्स क्या होते हैं, बाढ़ आने पर हमें क्या क्या करना होता है जिससे हम कम से कम प्रभावित हों और जल्दी से जल्दी अपनी जान माल का नुकसान को होने से हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बचा सकें उस चीज़ को? ऐसा नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को आज भी नहीं पता होगा बाढ़ आने पर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। हर साल बाढ़ से प्रभावित हुए जा रहे हैं, सरकार को गाली दिए जा रहे हैं, बट उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते होंगे, लोग भी कम नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है भाई, कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो,
उससे बचने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। आपदा के आने से पहले भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, आपदा जब आ जाती है उसके बाद भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिससे कि उसके प्रभाव को कम से कम किया जा सके। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं दोनों सरकारों के द्वारा, या कितनी भी कोई भी सरकारें हों उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, और बहुत सारे काम और भी किए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपदाओं के प्रभाव हैं उनको कम किया जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। जो लोग एप्लीकेशन पे इस क्लास को देख रहे हैं, कोर्स पेज में ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं, मतलब वो आगे की क्लासेस का वेट कीजिए। और जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग, अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है, आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये पहली क्लास आपके लिए डेमो क्लास समझ लीजिए। बाकी क्लासेस आपके लिए और ज़्यादा आने वाली हैं, उसका आप वेट कीजिए। एप्लीकेशन पे वो क्लासेस आपको मिलेंगी। हमारी ऐप का नाम है एड्यूचक्रा, उसको डाउनलोड कीजिए, जाइए कोर्स सर्च कीजिए कोर्स पेज में, और वहाँ पर जाकर एनरोल कीजिए। इसकी बहुत सारी डिटेल क्लास आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। सो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।